गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज इस सीरीज में, इस बोर्ड सीरीज में आज हम जो डिस्कस करेंगे, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज सीरीज में और समझते हैं बोर्ड के आपके सीबीएसई और एचबीएसई और अदर बोर्ड एग्जाम के लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर लाए आपके लिए। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, समझिएगा। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन पावर फैक्टर। जो क्या है? डिफाइन पावर फैक्टर एंड स्टेट द कंडीशन अंडर विच इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। दो पार्ट है इसके, मैक्सिमम और मिनिमम। तो प्यारे बच्चों, पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? डिफाइन पावर फैक्टर। सबसे पहले तो आपको पावर फैक्टर को डिफाइन करना है। प्यारे बच्चों, पावर फैक्टर क्या है? आपने ये क्वेश्चन जो है ये ईएमआई एंड एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और ईएमआई वाली यूनिट है, उसमें से आया हुआ है प्यारे बच्चों। तो इसमें सबसे पहले हम किसी पावर फैक्टर को डिफाइन करना चाहें तो पावर फैक्टर क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, सिंपल सी डेफिनेशन आप देख पा रहे हो। पावर फैक्टर क्या होता है प्यारे बच्चों? पावर फैक्टर को आप डिफाइन करोगे द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इंपेडेंस ऑफ एन एसी सर्किट। ओके, यानी रेजिस्टेंस किसी सर्किट, एसी सर्किट का रेजिस्टेंस और उसका जो इंपेडेंस है, उन दोनों का रेशियो एक्चुअल में क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है, आपके पास एसी सर्किट होता था, एसी सर्किट में कोई रजिस्टर कनेक्ट था और उस रेजिस्टेंस के अलावा उसमें कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है। तो जो रेजिस्टेंस उसमें कनेक्ट है तो उसका रजिस्टर का रेजिस्टेंस यानी आर, और जो आपके अदर यानी टोटल जो आपके कंपोनेंट कनेक्ट है उनका टोटल रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम इंपेडेंस कहते हैं, वो इन दोनों के रेशियो को फिर जो पावर फैक्टर कहता है। देखो बड़ा सिंपल है, पावर फैक्टर क्या होता है। फिर जो पावर फैक्टर का यहाँ फॉर्मूला आप देख रहे हो, पावर फैक्टर का एक्चुअल में फॉर्मूला अगर हम देखें तो पावर फैक्टर का एक्चुअल में फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर इज इक्वल टू कोस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, राइट? आर बाई जेड। तो ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला है। आप ये सोचिए कि पावर फैक्टर को जो है ना कोस फाई से डिनोट करते हैं, कोस फाई से डिनोट करते हैं। और कोस फाई की वैल्यू क्या होती है? आर बाई जेड। ये जब आपने यूनिट पढ़ी होगी तो उसमें एक इंपेडेंस ट्राइंगल आई होगी और राइट एंगल ट्राइंगल आई होगी, और उसमें कोस फाई हमने जब निकाला था बेस अपॉन हाइपोटेनस करके, तभी आर बाई जेड आया था आपका। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखो इसमें कह रहा है कि किस कंडीशन पर पावर फैक्टर जो है मैक्सिमम होता है। पहले बच्चों, मैक्सिमम होता है। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखिए, फर्स्ट पार्ट को आप ध्यान से अगर देख पा रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि भाई मैक्सिमम कैसे होगा? अब मैक्सिमम कब होगा? व्हेन z इज इक्वल टू आर। मान लीजिए अगर इंपेडेंस और रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाए, व्हेन z इज इक्वल टू आर, तब क्या हो गया पहले बच्चों? देन कोस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, यानी r और z तो बराबर हो गए, तो r से z कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1, तो कोस फाई आ गया 1। अब कोस फाई की जो वैल्यू 1 है वो मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से हमने बोल दिया कि पावर फैक्टर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। फिर बच्चों क्या आ जाएगा? पावर फैक्टर मैक्सिमम आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैक्सिमम पावर फैक्टर। पर बच्चों यहाँ पे बात ये है कि ये जो पावर फैक्टर मैक्सिमम आया, क्या इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है? बिल्कुल है। देखिए, अगर मान लो आपके पास कोई प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, यानी कोई आपका अल्टरनेट एसी सर्किट है और उस एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है, ना तो उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, ना ही उसमें इंडक्टर लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अगर ऐसा है तो उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस जिसे हम इंपेडेंस कहते हैं, वो तो आर के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, वो तो आर के बराबर ही हो जाएगा, जिसकी वजह से प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो है उसका जो पावर फैक्टर है प्यारे बच्चों मैक्सिमम आता है। ओके, क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड कह रहा है कि पावर फैक्टर किस कंडीशन पर मिनिमम होता है? मिनिमम होता है प्यारे बच्चों। देखो बड़ा आसान है। अगर हम देखें सेकंड में, व्हेन r इज इक्वल टू जीरो, देन कोस फाई इज इक्वल टू आर की जगह 0 रखेंगे, z की जगह z आएगा। इक्वल टू 0 को z से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों 0 आएगा। तो कोस की 0 वैल्यू हम मिनिमम ले लेते हैं, कोस की 0 वैल्यू यहाँ पे मिनिमम है, तो यहाँ पावर फैक्टर मिनिमम आ गया। क्या इसका भी कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है? बिल्कुल है प्यारे बच्चों। पावर फैक्टर मिनिमम कब होता है? फॉर नॉन रेजिस्टिव सर्किट है फिर बच्चों। एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है, उसमें कैपेसिटर और इंडक्टर हो सकता है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है। तो फिर बच्चों अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो R इज इक्वल टू 0 हो गया ना। अब पूरे सर्किट में यानी इसी सर्किट में R नहीं है, R नहीं है, लेकिन Z तो है। Z इसलिए है क्योंकि इंपेडेंस इसलिए उसमें क्योंकि कैपेसिटर या इंडक्टर होगा, क्योंकि लिखा है नॉन रेजिस्टिव सर्किट, मतलब R 0 है, मतलब R नहीं है। तो R 0 हुआ तो यहाँ पे पावर फैक्टर निकालेंगे तो आपके पास पावर फैक्टर एक्चुअल में देखें कोस फाई की वैल्यू 0 आ गई, तो पावर फैक्टर मिनिमम आ गया। फिर बच्चों ओके, आपको समझ में आया? तो ये होता है आपके पास पावर फैक्टर मैक्सिमम और मिनिमम कैसे होता है। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देखो स्क्रीन पर, कैन अ ट्रांसफॉर्मर चेंजेस द वोल्टेज? क्या एक ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को चेंज कर सकता है? तो आप आंसर दीजिए, क्या कोई ट्रांसफॉर्मर
वोल्टेज को चेंजेस कर सकता है? बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मर का काम ही होता है वोल्टेज को चेंज करना। प्यारे बच्चों, ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग या चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यानी ट्रांसफॉर्मर का काम होता है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होती है उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करना, यानी या तो बढ़ा के वोल्टेज को देना या घटा के वोल्टेज को देना। ठीक है, अब हम कह सकते हैं इसका आंसर, कैन ए ट्रांसफॉर्मर चेंज द वोल्टेज? बोलेंगे यस, इट कैन चेंजेस अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इट कैन चेंजेस अल्टरनेटिंग वोल्टेज। बच्चों, जैसे कि ये ट्रांसफॉर्मर आपको दिख रहा है ना, ट्रांसफॉर्मर में दो पार्ट हो गए, एक इनपुट जिसमें हम एसी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, दूसरा पार्ट हो गया आपके पास आउटपुट जिसमें हमें आउटपुट जो मिला, यानी या तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो है कम होके मिला या फिर ज्यादा होके मिला। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिला एसी वोल्टेज। ठीक है, चेंज हुई एसी वोल्टेज मिलेगी। आपको पता ही है कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, दो टाइप के आपके ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। तो स्टेप अप होगा तो वोल्टेज बढ़ के मिलेगी आपको आउटपुट में, और स्टेप डाउन होगा तो वोल्टेज आउटपुट में आपको घट के मिलेगी। तो आई होप आपको ये दो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। इन्हीं सीरीज के जरिए आप इन सीरीज को अच्छे से क्लियर करिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।